हेलो एस्पिरेंट्स, आई एम आभास माथुर। आज अपनी करंट अफेयर सीरीज का है पार्ट 33। आइए जल्दी से शुरू करते हैं। देखो, आज का अपना पहला टॉपिक है K4 मिसाइल। K4 मिसाइल का नाम है कलाम 4 मिसाइल। ये एक न्यूक्लियर मिसाइल है। ये बैलिस्टिक मिसाइल है। मिसाइल ना दो तरह की होती है, मतलब कई तरह की होती है, मतलब बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल है। इनका अंतर अपन एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें अपन डिफेंस टेक्नोलॉजीज के ऊपर वीडियो बनाएंगे। उसमें मैं आपको समझाऊंगा एक एक चीज, ठीक है। K4 मिसाइल कलाम 4 मिसाइल है, डीआरडीओ ने बनाई है। ये सबमरीन लॉन्च न्यूक्लियर मिसाइल है, न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल है, सबमरीन से लॉन्च होने वाली। आप ये फोटो देख सकते हैं, सबमरीन में से ये निकल रही है। अब मिसाइल, तो आपका सवाल आ रहा होगा, सबमरीन पानी के ऊपर क्या कर रही है? मिसाइल छोड़ने का इसको पानी के ऊपर आना होता है? नहीं, फोटो खिंचवाने के लिए पानी के ऊपर आई है। ठीक है। तो ये पानी के अंदर सबमरीन रहेगी, वहीं से ये मिसाइल लॉन्च कर सकती है, पानी के ऊपर आना जरूरी नहीं है, मतलब अगर किसी को सिली सा डाउट आ रहा हो तो। अब ये क्या हर सबमरीन से निकल सकती है? नहीं। आईएनएस अरिहंत, अरिहंत क्लास की सबमरीन होती है, उसी में से निकलेगी। जैसे ये तो आईएनएस अरिघट करके, अरिहंत क्लास सबमरीन में आगे अरि आता है, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि वो अरिहंत क्लास सबमरीन है। K4 मिसाइल, इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड द K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल फ्रॉम आईएनएस अरिघट, मूविंग क्लोजर टू ऑपरेशनलाइजिंग इट्स सी बेस्ड न्यूक्लियर डिटरेंट। देखो, अपन सी से न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए। INS Arihat is the second indigenously built Arihant class nuclear powered ballistic missile submarine। ठीक है, देखो पहले थी अरिहंत आई थी, आईएनएस अरिहंत, उसी के नाम पे अरिहंत क्लास सबमरीन बनने लग गई। ये आईएनएस अरिहंत दूसरी इंडिजिनियसली बिल्ट न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। ठीक है, न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। ठीक है। K4 कलाम 4 is an indigenously developed nuclear capable intermediate range submarine launch missile designed by the Defense Research and Development Organization, डीआरडीओ ने बनाया है। डीआरडीओ के ही हेड थे ना एपीजे अब्दुल कलाम सर, ऐसे याद रख लेना। सवाल आएगा K4 मिसाइल क्या है? K4 मिसाइल सबमरीन से लॉन्च करने वाली न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल है। K4 मिसाइल सबमरीन से लॉन्च करने वाली न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल है। इसको डीआरडीओ ने बनाया है। K4 मिसाइल अरिहंत क्लास सबमरीन से फायर होती है, आईएनएस अरिघट से फायर होती है। यही सवाल है, यूपीएससी और कुछ नहीं पूछता, ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछता है। पर बेसिक इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा हो जाती है यूपीएससी के लिए कि हार्ड लगने लग जाती है। It is deployed on Arihant class nuclear powered ballistic missile submarine such as INS Arihant and INS Arihat। अरी अरी वाली पे है ये। रेंज इसकी देखो 3500 मीटर है, 3500 किलोमीटर इसकी रेंज है। Enabling deep strike capability from the Indian Ocean। Platform specific design optimized for launch from Arihant class submarines, ensuring stealth and survivability। सर्वाइवेबिलिटी ये है कि जैसे अगर अपन शिप से लॉन्च करेंगे ना, तो वो दुश्मनों को आसानी से दिख जाएगा। सबमरीन इतने आसानी से ट्रेस करना पॉसिबल होता नहीं है, इसलिए सर्वाइवेबिलिटी ज्यादा है। ऑपरेशनल रोल क्या है? केपेबल ऑफ कैरिंग न्यूक्लियर वॉरहेड्स, फॉर्मिंग द बैकबोन ऑफ इंडिया सी बेस्ड डिटरेंस। सिग्निफिकेंस, द K4 missile strengthens India's nuclear triad by providing a credible and survivable second strike capability from beneath the sea, reinforcing strategic deterrence। अब देखो, अपन लैंड से भी न्यूक्लियर मिसाइल फायर कर सकते हैं, प्लेन से भी कर सकते हैं, और समुद्र के अंदर से भी कर सकते हैं, अपन हर जगह से कर सकते हैं। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी अपनी बढ़ रही है इससे। ठीक है, तो देख लो, सिंपल सी बात है, K4 मिसाइल आ जाएगा तो ये सबमरीन से लॉन्च होने वाली न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल है। डीआरडीओ ने इसको बनाया है। इंडियन नेवी की सबमरीन अरिहंत क्लास से ये फायर होती है, आईएनएस अरिहट से भी ये फायर होती है, सिंपल सी बात है। आज का दूसरा टॉपिक है ब्लू लाइन। ब्लू लाइन देखो, एक बस भी होती थी एक जमाने में, पर यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं लेबनान और इसराइल के बीच की लाइन के बारे में। लेबनान और इसराइल के बीच के फ्रंटियर को ब्लू लाइन कहा जाता है। लेबनान इसराइल ये तो सदाबहार न्यूज में ही रहता है, अभी तो बहुत ही ज्यादा न्यूज में है। ठीक है, तो ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए। साल 2000 में इसको क्रिएट करा गया था। एक वॉर वगैरह चली थी, इसराइल ने काफी कब्जे वगैरह कर लिए थे लेबनान की लैंड पे। तो यूएन के इंटरवेंशन के बाद इसराइल ने कुछ हिस्सा छोड़ दिया था लेबनान का। तो एक वही कि अब कहाँ से इसराइल है, कहाँ से लेबनान है, इसी को दिमाग करने के लिए ये ब्लू लाइन बनाई गई थी। ये बाउंड्री नहीं है, ये बॉर्डर नहीं है, ये इंटरनेशनल बाउंड्री, इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है।
लीगल स्टेटस इसका यही है कि ये टेक्निकल और टेम्पररी डिमार्केशन था कि कहाँ से कहाँ इसराइल है कहाँ लेबनान है। टेम्पररी तो क्या था, चला ही जा रहा है, अभी 26 साल हो गए। ये मात्र 120 किलोमीटर लंबी लाइन है। ठीक है, फ्रॉम द मेडिटेरेनियन कोस्ट नियर नकोरा टू द ट्राई जंक्शन एरिया नियर शब्बा फार्म्स एंड गोलन हाइट्स। ये एक बहुत जरूरी लाइन है। ये 120 किलोमीटर लंबी है। आप देख रहे हो ना, यहाँ लेफ्ट में वाटर बॉडी दिख रही है, वो वाटर बॉडी मेडिटेरेनियन सी है। तो ये मेडिटेरियन सी से खिंचती खिंचती एक ट्राई जंक्शन एरिया आता है, वहां तक जाती है। इसके नॉर्थ में तो लेबनान है, साउथ में इसराइल है, इसके वेस्ट में मेडिटेरियन सी है। तो मेडिटेरियन सी से लेबनान और इसराइल के बीच की डिमार्केशन करते हुए ब्लू लाइन चलती है, एक ट्राई जंक्शन वाले एरिया तक चली जाती है, जहां पे नकोरा लेबनान का हिस्सा है, शेबा फार्म्स और गोलन हाइट्स वाला हिस्सा भी इस पे पड़ता है। शेबा फार्म्स और गोलन हाइट्स ये भी एक इम्पोर्टेंट लोकेशंस रहती हैं। शेबा फार्म्स क्या है? शेबा फार्म्स वैसे तो लेबनान में ही पड़ता है, ये ब्लू लाइन के पास पड़ता है और ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक एरिया है, इसलिए शेबा फार्म्स याद रख लो। शेबा फार्म्स लेबनान में है। गोलन हाइट्स सीरिया का हिस्सा था जो कब्जा कर लिया है इसराइल ने। ठीक है, एक बार देख लो अच्छे से क्या है ब्लू लाइन। UNIFIL मतलब यूएन ने ही इसको आर्म करता है। अब इसको सुपरवाइज कौन करता है? लेबनान की आर्मी करती है और यूएन की पीस कीपिंग वाली फोर्स करती है, यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान। ये याद रख लेना, UNIFIL। ये बड़ा ही डिस्प्यूटेड जोन रहता है क्योंकि कवर करता है स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव एरिया सच एज शेबा फार्म्स, गाजर विलेज और एक कफर चौबा हिल्स। अब देखो, यूएन या दो टर्म आपको नहीं मिले होंगे, UNIFIL, यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान। ये याद रख लेना UNIFIL का क्या मतलब होता है। ब्लू लाइन अब पूछ लेंगे UNIFIL का काम क्या है? ब्लू लाइन को गार्ड करना। किसको सुपरवाइज करना? ब्लू लाइन को सुपरवाइज करना। यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान ये नाम है इसका। अब शेबा फार्म्स के बारे में पढ़ लेते हैं। एक माउंट हरमोन आपने सुना होगा, गोलन हाइट्स के पास पड़ता है। तो माउंट हरमन के फुट स्टेप्स पे जो इलाका है उसे शेबा फार्म्स बोलते हैं। ये एरिया लोकेटेड है लेबनान में ही, शेबा फार्म्स लेबनान में ही लोकेटेड है। ये बॉर्डर करता है सीरिया को, और इसराइल ने जो हिस्सा कब्जा कर रखा है ना गोलन हाइट्स उसको। ठीक है, याद रखने शेबा फार्म्स कहाँ है। शेबा फार्म्स लेबनान में, शेबा फार्म्स लेबनान में, शेबा फार्म्स लेबनान में, शेबा फार्म्स लेबनान में है। माउंट हरमोन के फुटहिल्स पे पड़ते हैं और सीरिया और गोलन हाइट्स की बॉर्डर के पास पड़ते हैं। फिर गाजर विलेज कहाँ है? ये एक बटा हुआ सा विलेज है, ये ब्लू लाइन पे पड़ता है। गाजर विलेज ब्लू लाइन पे पड़ता है, आधा लेबनान में आता है, आधा इसराइल में आता है। ठीक है, गाजर विलेज ब्लू लाइन पे पड़ता है, गाजर विलेज ब्लू लाइन पे पड़ता है, आधा लेबनान में आता है, आधा इसराइल में आता है। कफर चौबा हिल्स ये भी वही है, लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन लेबनान एंड गोलन हाइट्स। गोलन हाइट्स और लेबनान की बॉर्डर पे पड़ता है कफर चौबा हिल्स। देखो, तीन चीज आपको बता रहे हैं। शेबा फार्म्स का है, शेबा फार्म्स गोलन हाइट्स के आसपास पड़ता है और लेबनान का हिस्सा है। शेबा फार्म्स लेबनान का हिस्सा है। माउंट हरमन के फुटहिल्स में पड़ता है शेबा फार्म्स। शेबा फार्म्स लेबनान का हिस्सा है। मरते दम तक मत भूलना, सवाल आ जाएगा, बहुत ज्यादा चांसेस है। गाजर विलेज ब्लू लाइन पे पड़ता है, आधा लेबनान में आता है, आधा इसराइल में आता है। कफर चौबा हिल्स ये लेबनान में पड़ता है। ठीक है, बॉर्डर बिटवीन लेबनान एंड और गोलन हाइट्स की बॉर्डर पे पड़ता है। कफर चौबा हिल्स कहाँ पड़ता है? लेबनान और गोलन हाइट्स की बॉर्डर पे पड़ता है, जिसे इसराइल ने कब्जा कर रखा है। ये तीनों याद रखना और ये फोर्स का नाम भी याद रखना। देखो, एक बार ये रीजन देख ही लेते हैं। ये है इसराइल का मैप। इसराइल किस किस से बॉर्डर शेयर करता है? देखो, इसराइल लेबनान से बॉर्डर शेयर करता है, सीरिया से बॉर्डर शेयर करता है, जॉर्डन से बॉर्डर शेयर करता है और इजिप्ट से बॉर्डर शेयर करता है। इसराइल इराक से बॉर्डर शेयर नहीं करता, इसराइल ईरान से बॉर्डर शेयर नहीं करता, इसराइल टर्की से बॉर्डर शेयर नहीं करता। इसराइल मात्र 4 देशों से बॉर्डर शेयर करता है। इसराइल इजिप्ट से बॉर्डर शेयर करता है, जॉर्डन से बॉर्डर शेयर करता है, सीरिया से बॉर्डर शेयर करता है और लेबनान से बॉर्डर शेयर करता है। इसराइल के नॉर्थ में आता है लेबनान, इसराइल के नॉर्थ ईस्ट में आता है सीरिया, इसराइल के ईस्ट में आता है जॉर्डन, इसराइल के साउथ वेस्ट में आता है इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला वाला रीजन,
और इजराइल के वेस्ट में आता है, क्या आता है इजराइल के वेस्ट में? मेडिटेरियन सी। ठीक है, ये इजराइल है। गाजा पट्टी मेडिटेरियन सी के पास है, गाजा और इजिप्ट का बॉर्डर लगता है। वेस्ट बैंक इजराइल के ईस्ट पार्ट में है। ठीक है, ये जो देख रहे हो ना डेड सी, ये जो है रिवर वगैरह है, इनके लेफ्ट में पड़ता है वेस्ट बैंक, इसलिए इसका नाम ये है। रामल्ला आपने जो पढ़ा होगा वो वेस्ट बैंक में पड़ता है। जेरूसलम यहाँ पर है, देख लो मैप में अच्छे से। सी ऑफ गैलीली यहाँ पर है। और ये जो है ना गोलन हाइट्स, गोलन हाइट्स और ऊपर पड़ता है। सीरिया का था ट्रेडिशनली, गोलन हाइट्स ट्रेडिशनली सीरिया का पार्ट है, जिसपे कब्जा कर रखा है इजराइल ने। इनकी एक वॉर हुई थी, तब से इजराइल का कब्जा चलता है गोलन हाइट्स पे। गोलन हाइट्स किस किस से बॉर्डर शेयर करता है? गोलन हाइट्स सीरिया से बॉर्डर शेयर करता है, लेबनान से बॉर्डर शेयर करता है, इजराइल से बॉर्डर शेयर करता है, जॉर्डन से बॉर्डर शेयर करता है। ये मैप तो घोट लो अपने दिमाग में। ठीक है, यहाँ से सवाल तो आएगा ही आएगा। फिर आज फिर आज का अपना टॉपिक है निपाह वायरस। मैंने आपको पहले पढ़ाया था इंडियन फ्लाइंग फॉक्स के बारे में। तो जहां वहां भी मैंने पढ़ाया था कि इंडियन फ्लाइंग फॉक्स निपाह वायरस को फैलाती है। तो देखो, निपाह वायरस ना एक जूनोटिक बैट बॉर्न वायरस डिसीज होती है। बैट से फैलती है, फ्रूट बैट से फैलती है ये बीमारी। ठीक है, वायरस की होती है, निपा वायरस नाम ही है, तो ये बैट बॉर्न वायरस डिसीज है। ये फ्रूट बैट से होती है। फ्रूट बैट्स को ही फ्लाइंग फॉक्स भी कहा जाता है। ठीक है, ये बीमारी सबसे पहले मलेशिया में देखने को मिली थी 1998 में, फिर सिंगापुर 1999, अब अपने केरला वेरला तक भी आ गई है ये बीमारी। ये एक जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक वायरस जो होते हैं ना, वो जानवरों से इंसानों में फैलते हैं और इंसानों से इंसानों में भी फैलते हैं, पर उनका जो ओरिजिन होता है वो जानवरों से ही होता है। ये जो निपा वायरस है ना, इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 4 से 14 दिन। कि आप उस फ्रूट बैट से कांटेक्ट में आए तो उसके 14 दिन तक आप नॉर्मल रह सकते हो, 14वें दिन जाकर आपको बीमारी हो सकती है, 10 दिन बाद आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं। तो ऐसे में इसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जा सकता है कि कहाँ पे है भाई फ्लाइंग फॉक्स, फ्रूट बैट कहाँ पर है, उन्हें कैसे ढूंढे कैसे रोके, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ये। निपाह वायरस के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। निपाह वायरस is primarily a bat-borne virus disease with potential spread from pigs in certain cases। देखो, जनरली तो ये बैट बॉर्न डिसीज ही है, पर कुछ केसेस में पिग से भी ये फैल जाता है। इट बिलोंग्स टू द फैमिली पैरामैक्सी ओविविरिडे, जीनस हेनिपावायरस। ये याद रखना, देखो जो भी वायरस देखो ना आप, पढ़ो वायरस के बारे में, तो उसकी फैमिली और जीनस जरूर याद रखना, क्योंकि यूपीएससी पूछता है यहाँ से सवाल। First outbreak of Nipah virus among humans was reported in Malaysia 1998 and Singapore in 1999. It is a zoonotic virus transmitted from animals to humans and also be transmitted directly from human to human. ठीक है, the fruit bats, also known as the flying fox, serves as the animal host reservoir for the virus. Incubation period 4 to 14 days, making contact tracing critical and controlling its spread। देखो क्या क्या याद रखना है। वायरस अपन पढ़ रहे हैं तो वायरस की फैमिली और जीनस तो अपने को याद रखना ही रखना है। फिर ये बैट बॉर्न वायरस डिसीज है, ये आपको याद रखना है। और कुछ कुछ केसेस में ये पिग से भी फैल जाती है, ये आपको याद रखना है। निपा वायरस देखो शुरू हुआ था मलेशिया वलेशिया से शुरू हुआ था, क्योंकि वहां पे काफी सारे पाम ऑयल पाम ट्रीज है ना, तो वहां पे फ्रूट बैट्स बहुत ज्यादा रहते हैं, फ्लाइंग फॉक्स बहुत ज्यादा रहते हैं, इसलिए हुआ था। फिर निपा वायरस एक जूनोटिक वायरस है, ये आपको याद रखना है। ये फ्रूट बैट्स फ्लाइंग फॉक्स से होता है, ये आपको याद रखना है। जो फ्रूट बैट होते हैं, फ्लाइंग फॉक्स होती है ना, ये इसके होस्ट रिजर्वायर का काम करते हैं। फिर इनका इंक्यूबेशन पीरियड 4 से 14 दिन है, ये इतना मेन नहीं है। निपा वायरस की फैमिली क्या है, जीनस क्या है, ये बैट बॉर्न वायरस है और पिग से भी हो सकता है, ये याद रखना है। सबसे पहले मलेशिया सिंगापुर में हुआ था, ये रख ही लो याद तो अच्छा है। और इसके जो एनिमल होस्ट रिजर्वायर होते हैं ना, वो फ्रूट बैट्स या फ्लाइंग फॉक्सेस होती हैं, ये जरूर याद रखना। और ये जूनोटिक वायरस है, ये तो याद रखना ही है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इन्फ्लुएंजा की तरह ही होते हैं इसके सिम्टम्स, इसलिए भी ये दिक्कत है। और एक बार ये हो जाता है ना, तो इसमें फैटेलिटी रेट बहुत ज्यादा है, 40% लोग तो मर जाते हैं जिनको होता है ये मिनिमम, इसलिए बहुत खतरनाक है। इसलिए डब्ल्यूएचओ ने भी इसको प्रायोरिटी डिसीज रख रखा है। देखो, इन्फ्लुएंजा तो वही होता है जो आपको कॉमन फ्लू हो जाता है ना, उसे इन्फ्लुएंजा कहते हैं। ठीक है, सिम्टम्स,
It resembles influenza, including fever, muscle pain, sore throat, and respiratory issues. In severe cases, it can lead to respiratory distress, convulsions, and death. Fatality rate 40 to 75%. WHO identified निपा वायरस एज प्रायोरिटी डिसीज. देखो इसमें ना सिम्टम्स भी ऐसे है कि पता ही नहीं लगे कि फ्लू हुआ है या क्या हुआ है. इंक्यूबेशन पीरियड ही 4 से 14 दिन का है और साथ साथ इसका कोई ट्रीटमेंट वैक्सीन ही नहीं है. Currently, there are no vaccine for Nipah virus and infected individuals are quarantined and treated under strict isolation measures. आपको क्वारंटाइन कर दिया जाएगा जिससे आप और लोगों में ना फैलाएं. देखो निपा वायरस है, फ्रूट बैट से होता है, उनके जैसे ब्लड यूरिन सलाइवा, पाम ट्री है, पाम सब आपने ले लिया है, सबको हो गया. फीवर, हेडेक, यही सब, मसल पेन, वॉमिटिंग, सोर थ्रोट, डिजीनेस. तो आपको लगता है कि आपको इन्फ्लुएंजा ही हुआ है क्योंकि सिम्टम्स बहुत सिमिलर हैं. ठीक है, इसलिए देख लो निपा वायरस के बारे में पूछ सकता है यूपीएससी. एक बार देख लेना किसी को इन्फ्लुएंजा और कन्वल्जन्स का मतलब नहीं पता हो तो. ऐसे ही मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए अगर किसी को कन्वल्जन्स का मतलब नहीं पता तो इससे समझ लेना एक बार. देखो फिर बात आती है ब्लैक ड्राइड फिश के बारे में. देखो मेरा कॉलेज था आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में ना मैं ये काफी सारी मछलियां देखता था ऐसे लोकल, मतलब सड़क किनारे लोग बेच रहे हैं. तो पूछा मैंने किसी से कि क्या मतलब है, क्या उसने बताया वो मेरे को याद तो नहीं. पर जब मैं ये ब्लैक ड्राइड फिश का टॉपिक पढ़ रहा था ना, तो मेरे को अचानक से क्लिक हो गया कि हाँ मैंने तब ये सब देखा था. अब देखो यूपीएससी की तैयारी कितनी वो है, मतलब 4-5 साल पहले देखी हुई चीज भी आपको एकदम क्लिक कर रही है कि हाँ ये है. ऐसे आपको अपने ब्रेन को ट्रेन रखना है कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए चीजों के बारे में, कि क्या बात हो रही है, कहाँ देखा था मैंने, आप रिलेट कर पाए चीजें. क्योंकि ये पूरा पेपर ही रिलेट करने का है चीजों को. एक चीज पढ़ोगे, एक चीज यूपीएससी पूछेगा, एक चीज का आंसर आप दोगे और आपका पेपर निकालना है, इसलिए बहुत टफ है ये चीज. देखो ब्लैक ड्राइड फिश को ना ये लोग करेलू और करीमीन भी कहते हैं आंध्र प्रदेश वाले. ये मछली पकड़ते हैं, ये जनरली कोलेरू लेक के आसपास मिलती है ये मछली. तो इसको ये लोग सुखाते हैं मसाले वसाले लगा के, टर्मरिक वगैरह लगा के, फिर इसको ये लोग खाते हैं बड़े चाव से. ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन होते हैं इसमें, काफी सारे मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन बहुत होता है इसमें. इसलिए एक तरीके से सुपर फूड बोलते हैं आंध्र प्रदेश वाले इसको. ठीक है, तो पहले तो ये लोकल स्ट्रीट्स वगैरह में बिकती थी, पर आजकल ये ऑनलाइन मार्केट में भी बिक रही है. प्रॉपर रेगुलेटेड इंडस्ट्री हो रही है ब्लैक ड्राइड फिश से रिलेटेड. इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि यूनिवर्सली इसको रिकॉग्निशन मिल रहा है ना इस फिश को. देखो है ब्लैक ड्राइड फिश, इसे करेलू या करीमीन भी कहा जाता है. आपको करेलू और करीमीन याद ही रख लो, क्या पता यूपीएससी सवाल पूछ ले. करेलू करीमीन. ब्लैक ड्राइड फिश इज अ ट्रेडिशनल nutrient rich delicacy from Andhra Pradesh, valued for its high protein, omega 3 fatty acids, vitamins and minerals and long shelf life. देखो शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा होती है. विटामिन शेल्फ लाइफ का मतलब होता है कि खराब नहीं होती उतने टाइम तक. Freshly caught fish are cleaned, salted and naturally sun dried on mats or racks using chemical free methods involving salt, turmeric, crushed chilies, enhancing flavor and nutrition. ये क्या करते हैं, मछली पकड़ते हैं, फिर उसमें नमक वमक लगा के सन में सुखा देते हैं, फिर उसको बेच देते हैं हल्दी लगा के. द फिश आर प्राइमरली हार्वेस्टेड फ्रॉम कोलेरू लेक. अब देखो कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश में तो आती है, साथ ही साथ एक और स्टेट में आती है, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश के साथ और कौन से स्टेट में आती है. ठीक है, देख लो ये ब्लैक ड्राइड फिश ऐसी दिखती है. फिर आज का आखिरी टॉपिक है जस्टिस गीता मित्तल कमेटी. देखो मणिपुर में ना 2023 में बहुत ज्यादा वायलेंस वगैरह हुए थे, वुमेन के साथ भी बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ था. तो इसी चीज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑल 3 वुमेन मेंबर कमेटी बनाई है. क्यों बनाई है? मणिपुर में जो वायलेंस हुआ है ना, इतने क्लैशेस हुए हैं, उसको देखते हुए कि उसमें वो काम करें. क्या क्या करें वो एक बार देख लेते हैं. जस्टिस गीता मित्तल कमेटी constituted by Supreme Court in August 2023 following severe ethnic clashes in Manipur involving Maiti and Kuki Committee. 2023 में मैती कमेटी और कुकी कमेटी में काफी सारे क्लैशेस हो गए थे, तो उसमें जो जो दिक्कतें हैं उसके लिए ये कमेटी बनाई गई है जांच करने के लिए. कंपोजिशन: ऑल वुमेन कमेटी ऑफ 3 रिटायर्ड हाईकोर्ट जजेस. ठीक है, 3 हाईकोर्ट के जजेस हैं, उनमें से चेयरमैन बनाया है गीता मित्तल जी को. Mandate: to monitor relief, rehabilitation, compensation and humanitarian measures for victims of the ethnic violence in Manipur that erupt in May 2023. देखो क्या करना, जो भी रिलीफ दिया जा रहा है ना वायलेंस से विक्टिम्स को, उसको मॉनिटर करना, लोगों का रिहैबिलिटेशन को मॉनिटर करना,
कंपेंसेशन लोगों को दिया जा रहा है उसको मॉनिटर करना, और जो भी ह्यूमैनिटेरियन मेजर लिए जा सकते हैं उसके ऊपर है। अब इसमें एक कैच है, आपने देखा कि ये ऑल वुमेन कमेटी है, गीता मित्तल जी की अध्यक्षता में चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, तो क्या ये सिर्फ वुमेन के वेलफेयर के लिए काम करेगी? कंपोजिशन से तो लग ही रहा है नहीं, ये ओवरऑल बेटरमेंट के लिए काम करेगी। ठीक है, ये कंपोजिशन तो इसमें ऑल वुमेन है, पर ये सिर्फ वुमेन के लिए काम नहीं करेगी, ये हर पहलू को देखते हुए काम करेगी। ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देगी, ये पीरियोडिक रिपोर्ट्स देती है सुप्रीम कोर्ट को। 2025 तक ही इनका टेन्योर था, जुलाई 2025 तक, पर इसको एक्सटेंड कर दिया गया है जुलाई 2026 तक, इसलिए ये न्यूज में है। ठीक है, आप पूछेंगे कि ये अचानक से क्यों पढ़ा रहे हो, 2023 में बनी थी कमेटी, तो इसलिए पढ़ा रहे हैं। जस्टिस गीता मित्तल कमेटी मणिपुर वायलेंस को देखते हुए बनाई गई थी। ठीक है, याद रख लेना, 2 नंबर फ्री के हैं ये तो। चलो, थैंक यू। कैसी लगी वीडियो बताओ कमेंट्स में। थैंक्स वेरी मच।